Good morning, all of you, and welcome to our YouTube channel, The Geo Tree. Now we are going to start new branch, planetary science, and in today's video we are going to discuss some MCQs related to our universe and satellite. Let's start. Question number 1. Study of universe is known as. Options are selenology, phenology, cosmology, cartography. Selenology is the study of moon, or scientific study of moon is known as selenology, and phenology is the science dealing with the effect of seasonal changes upon animals and plants on animals and plants. And cartography is the art of drawing maps and chart. Therefore our right answer is cosmology. Cosmology is the study of universe. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग हमारे क्वेश्चंस के लेवल को मत चेक करिए, आप लोग हमारे नॉलेज को देखिए, हम लोग कैसी नॉलेज आप लोग को डिलीवर कर पा रहे हैं। और एक बार पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद में ही अपना फीडबैक देने की कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में। नंबर 2, डैश इज आवर नियरेस्ट स्टार अदर देन सन। ऑप्शंस आर एंड्रोमेडा, सीरियस स्टार, अल्फा सेंटरी एंड प्रोक्सिमा सेंटरी। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे अदर देन सन प्रेजेंट है। अगर अदर देन सन ना प्रेजेंट होता, इसका राइट आंसर तुरंत हो जाता सन। क्यों? क्योंकि सन जो है उसको हम लोग स्टार कंसीडर करते हैं, इसलिए। लेकिन अब यहाँ पे सन प्रेजेंट है, इसका सन के बाद में दूसरा स्टार कौन सा है हमारा नियरेस्ट स्टार? वो है हमारा प्रोक्सिमा सेंटरी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंटरी। अल्फा सेंटरी क्या है? ये हमारा नियरेस्ट स्टार सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टार सिस्टम है, और प्रोक्सिमा सेंटरी हमारा नियरेस्ट स्टार है। स्टार सिस्टम इज जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारे प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं। स्टार सिस्टम में बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। और एंड्रोमेडा जो है वो हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी है ये हमारी, ध्यान दीजिएगा। नियरेस्ट गैलेक्सी और नियरेस्ट स्टार में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटरी इज आर नियरेस्ट स्टार अदर देन सन। क्वेश्चन नंबर 3, विंग इज आर ब्राइटेस्ट स्टार। ऑप्शंस आर सन, सीरियस स्टार, अल्फा सेंटरी, प्रोक्सिमा सेंटरी। जैसे कि इस क्वेश्चन में अदर देन स्टार नहीं प्रेजेंट है, तो इसका राइट आंसर तुरंत हो जाएगा सन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आगे अदर देन सन लिखा होता, तो फिर यह हमारा राइट आंसर क्या हो जाता? सीरियस स्टार और डॉग स्टार। तो आप इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डैश इज द शेप ऑफ आर गैलेक्सी। ऑप्शंस आर एलिप्टिकल, स्पाइरल, इर्रेगुलर, स्फेरिकल। तो जब भी हमारी कोई भी गैलेक्सी अपनी यंग स्टेज पे होती तब वो इरेगुलर होती है। जब वो मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाती है तब वो स्पाइरल हो जाती है, और जब वो अपनी ओल्ड स्टेज पे पहुंच जाती है तब वो इलिप्टिकल हो जाती है। और हमारी गैलेक्सी, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी या फिर आकाशगंगा, वो हमारी मिडिल स्टेज में है, मतलब मैच्योर स्टेज पे। इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसीलिए स्पाइरल शेप में। चाहे हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात करें, चाहे एंड्रोमेडा की बात करें, दोनों ही इस हमारी स्पाइरल शेप में है। क्वेश्चन नंबर 5, वन Chandrasekhar limit is equal to. Options are mass of universe 1.4 times mass of universe, mass of sun 1.4 times mass of sun. One Chandrasekhar limit was given by scientist Subramaniam Chandrasekhar, and he got a Nobel Prize in 1983 for his black hole theory. And one Chandrasekhar limit is equals to 1.4 times mass of sun. Right answer is ऑप्शन नंबर डी। बट बात ये आती है कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया क्यों, चंद्रशेखर लिमिट दी क्यों? आंसर ये है कि स्टार्स की डेथ को एक्सप्लेन करने के लिए चंद्रशेखर लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वेट। जैसे कि कोई हमारे पास स्टार है और उसका मास जो है वो लेस देन चंद्रशेखर लिमिट है, तो उस स्टार की डेथ के टाइम क्या होगा कि उसमें एक नोवा एक्सप्लोजन होगा। नोवा एक्सप्लोजन का मतलब बहुत साइलेंट एक्सप्लोजन होगा, और उस एक्सप्लोजन के बाद में ये जो भी स्टार रहा होगा ये तुरंत फॉर्म हो जाएगा वाइट डॉफ स्टार में, और फिर उसके बाद में ये ब्लैक डॉफ स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कभी भी
आपका ब्लैक होल नहीं बनने वाला अगर उस किसी भी स्टार का मास जो है वो लेस देन चंद्रशेखर लिमिट है। तो अगर किसी स्टार का मास इज ग्रेटर देन चंद्रशेखर लिमिट, अगर ग्रेटर देन चंद्रशेखर लिमिट है, और वी कैन से दैट ग्रेटर देन 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, तो उस टाइम क्या होगा, उसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसमें, और उसके बाद में देखी जाती हैं दो कंडीशन। एक कंडीशन होती है फॉर लेस देन 3 टाइम्स चंद्रशेखर लिमिट, और एक होती है अगर उसका मास अभी भी ग्रेटर देन 3 टाइम्स चंद्रशेखर लिमिट है। तो अगर लेस देन 3 टाइम्स चंद्रशेखर लिमिट है तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा न्यूट्रॉन स्टार या फिर पल्सर स्टार। न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक होता है पल्सर स्टार। तो ये सब कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में। पल्सर स्टार, और अगर इस स्टार का सुपरनोवा के बाद में भी इस स्टार का मास जो है वो ग्रेटर देन 3 टाइम्स चंद्रशेखर लिमिट है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कब कौन सा स्टार डेथ के बाद में ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा और कब नहीं हो पाएगा। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है इस स्टार की डेथ के बारे में तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कमेंट कर दीजिए हमारी वीडियो में, मैं एक सेपरेट वीडियो में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में हम लोग अबंडेंस के हिसाब से जानते हैं सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, उसके बाद में हीलियम है, फिर है ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये है हमारा सीक्वेंस। तो इन सब के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो मेरे हिसाब से हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज, ऑप्शंस आर फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, सन स्पॉट। इसे हम लोग डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा सन, जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वैसे ये सन का एटमॉस्फेयर है चारों तरफ सन के। जैसे कि अर्थ की हम लोग आउटर लेयर को अर्थ सरफेस की आउटर लेयर को हम लोग लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं, वैसे ही सन की जो आउटर सरफेस है इसको हम लोग फोटोस्फेयर के नाम से जानते हैं, फोटोस्फेयर के नाम से। और ये जो जैसे कि अर्थ के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर होता है उसको एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, वैसे ही सन के एटमॉस्फेयर को हम लोग क्रोमोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये पूरा हमारा क्रोमोस्फेयर है। और जैसे कि अर्थ एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर को हम लोग एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं, वैसे ही सन के एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर को, आउटर लेयर ये वाली है, इसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा तुरंत, फोटोस्फेयर। क्योंकि आउटर सरफेस ऑफ द सन पूछा हुआ उन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोस्फेयर। और सन स्पॉट क्या होता है, सन स्पॉट क्या होता है कि सन में एक डार्क कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं हम लोगों को कई बार टेलीस्कोप से। तो ये स्पॉट्स क्या होते हैं, ये इस उस कूलिंग एरिया को शो करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शंस आर गैनीमीड, फोबोस, डेमोस, यूरोपा। तो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट हमारी कौन सी है, डेमोस। और ये किस प्लेनेट के है, ये प्लेनेट मार्स की है। ये डेमोस और फोबोस जो हैं दोनों ही हमारी मार्स प्लेनेट की सैटेलाइट्स हैं। और ये इनमें से डेमोस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, और सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट हमारी सोलर सिस्टम की क्या है, वो है गैनीमीड। ये किसकी है, ये प्लेनेट जुपिटर की है। और ये जो यूरोपा देख रहे हैं, यूरोपा भी हमारी एक सैटेलाइट है जुपिटर प्लेनेट की। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। ऑप्शंस आर गैनीमीड, टाइटन, ट्राइटन, कैलिस्टो। इसमें हम लोगों से लार्जेस्ट सैटेलाइट सैटर्न की पूछ के रखी है, तो सैटर्न की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम जो है वो है टाइटन। अब टाइटन और ट्राइटन में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये टाइटन जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न है, एंड ट्राइटन जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून होती है। ये नेपच्यून की लार्जेस्ट सैटेलाइट है। तो इसको याद करने का तरीका ये है, नेपच्यून में एन आता है
एन के बाद ओ आता है, और ओ भी जिस भी सैटेलाइट में होगा वो नेपच्यून की होगी। ट्राइटन जो है वो नेपच्यून की है, और टाइटन जो है वो सैटर्न की है, और गैनीमीड जो है वो जुपिटर की, और कह लें हमारे सोलर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट। और कैलिस्टो जो है वो लार्जेस्ट नहीं है बस, लेकिन वो भी बिलोंग करती है जुपिटर की है, लेकिन जुपिटर प्लैनेट की ही। क्वेश्चन नंबर 10, average time taken by moon to complete revolution around earth with respect to sun is known as. Options are sidereal month, synodic month, anomalistic month, lunar month. इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा सन, और ये रही हमारी अर्थ की ऑर्बिट। अर्थ अभी हमारा इस जगह है जस्ट सन के सामने, और मून जो है, मून भी हमारा जस्ट अभी सन के सामने ही है। मून इस जगह पे है। मून एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, रिवॉल्व करता है। अर्थ भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है। कुछ टाइम पीरियड के बाद में अर्थ जो थी वो रिवॉल्व करते हुए हमारी अभी आ चुकी है इस जगह पे, और मून जो है वो भी हमारा कुछ रिवॉल्व करते हुए अर्थ के राइट साइड से रिवॉल्व करते हुए, घूमते हुए, एक चक्कर लगाते हुए इसके राइट साइड में वापस से आ चुका है। मून अभी इस जगह पे आ चुका है। तो अगर अभी हम लोग इसको बाहर से कहीं से देख रहे हैं, किसी स्टार के ऊपर सिचुएटेड, वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, ये हम लोग को लग रहा है कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं सिडरल मंथ, जब हम लोग स्टार के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, स्टार से ऑब्जर्व करते हुए। तो इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सिडेरल मंथ। सिडेरल मंथ में हम लोगों को टाइम जो लगता है वो लगता है 27.3 डेज़ का लगता है। लेकिन अभी आप लोग अगर इसको इमेजिन करें, और ये इमेजिन करें कि हम लोग अभी इसको सन से इमेजिन कर रहे हैं, सन से ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को। तो सन से जब हम लोग देख रहे हैं तो मून ने जस्ट सन के सामने से स्टार्ट किया था रिवॉल्यूशन, और घूम के अभी इस जगह आ चुका है। लेकिन ये अभी देखिए सन के जस्ट सामने नहीं है, सन के सामने वाली लाइन ये है। तो इसको कुछ और टाइम पीरियड चाहिए यहाँ तक, इस पोजीशन तक आने के लिए। जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा तो हम लोग इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू सन। सन के रिस्पेक्ट में जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है और यहाँ पे आ जाता है इस पोजीशन पे, इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं साइनोडिक मंथ। साइनोडिक मंथ जो है ऑब्वियस सी चीज़ है कि देखिए सिडेरल मंथ से ज़्यादा लगेगा। क्यों? सिडेरल मंथ में पहले यहाँ था, इसमें को 27 डेज़ लग रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए इसको 2 दिन ज़्यादा लग जाते हैं। और साइनोडिक मंथ में इसको टाइम पीरियड चाहिए होता है 29.5 डेज़ का। एक बार हम लोग वापस अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो था हमारा पूछ रहा था एवरेज टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन की बात करी थी। सन की बात करी तो इसका मतलब तुरंत ये हमारा साइनोडिक मंथ हो जाएगा। साइनोडिक मंथ में टाइम पीरियड जैसा कि मैंने बताया कितना चाहिए होता है 29.5 डेज़, ये भी जरूर याद रखिए आप लोग। और सिडेरल मंथ में हम लोग को चाहिए होता है 27.3 डेज़ का टाइम पीरियड चाहिए होता है। एनोमेलिस्टिक मंथ क्या होता है? एवरेज टाइम टेकन बाय मून टू गो फ्रॉम पेरिजी टू पेरिजी, पेरिजी से पेरिजी तक जाने में जितना भी टाइम पीरियड लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोमेलिस्टिक मंथ। और लूनर मंथ जो होता है वो टाइम टेकन बाय मून टू गो फ्रॉम वन सिजिकी पोजीशन टू अनदर सिजिकी पोजीशन, जो भी एक सिजिकी से दूसरी कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव सिजिकी के पास तक जाने के लिए जो भी टाइम चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूनर मंथ। और सिडेरल और साइनोडिक तो मैंने बता ही दिया। सिडेरल। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी गैलेक्सीज आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स? 100 million, 100 billion, 100 trillion, none of these. We know that we have 100 billion, or we can say that 10 to the power 11 galaxies in our universe, and in each galaxy we have 10 to the power 11 or 100 billion stars. Therefore we can say that in our universe we have total number 10 to the power 22 stars present. ये बता दिया अगर कहीं किसी क्वेश्चन कहीं डायरेक्टली पूछ लिया जाता तब के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ मून? ऑप्शंस आर Fe, Mg, Si, O। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन है वो हमारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा मून में ऑक्सीजन है, उसके बाद में सिलिकॉन है, फिर Mg है, फिर Fe है,
और एट लास्ट हमारा है CA। इसी के साथ ही हमारी ये फर्स्ट वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। You can send your queries and feedbacks on comment section, and also do subscribe our channel for more upcoming videos. Thank you.